हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड, जिसमें आज हम PAQ की फॉर्म वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जिसमें मैं 100% सिलेबस को कवर कराऊंगा। उसके बाद सभी लेक्चर्स के आपको PDF नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको DPP मिलेगी विद आंसर्स, और सभी DPP का डिटेल हैंड रिटन सॉल्यूशन ये भी आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर ही मिलेगा। उसके बाद यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लासेज होंगी, यूनिट वाइज टेस्ट होगा, यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट दिया जाएगा जहां पर क्वेश्चंस के आंसर्स भी होंगे, और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैं आपको नॉर्मल फॉर्म मेथड पढ़ा चुका हूं और नॉर्मल फॉर्म मेथड के ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए थे। तो आज के लेक्चर में डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो भी नॉर्मल फॉर्म मेथड का ही है, लेकिन आज हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर क्वेश्चन में PAQ की फॉर्म आपको गिवन होगी। तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं, इसका क्या मतलब है ना, और किस तरह के इसमें क्वेश्चंस होंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया गया होगा, जैसे आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है A। अब यहां पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही है। डिटरमाइन टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। यहां पर हमें दो मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना होगा, P और Q को, सच दैट, अब देखो यहां पर ध्यान से समझिए, जो PAQ का प्रोडक्ट है, PAQ का जो प्रोडक्ट होगा ये नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है ना। सच दैट PAQ इक्वल टू I, तो PAQ इक्वल टू I दिया, इसका मतलब क्या है, PAQ नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको इसका इनवर्स भी पूछा है। इनवर्स केवल तभी पूछा जा सकता है जब गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर हो। अगर गिवन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगी तो आपसे इनवर्स नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। ये यहां पर जो लिखा है इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे क्वेश्चंस में। देखिए क्या लिखा है, AM/N, ये वो मैट्रिक्स है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं आपको जो क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर है M/N का, M नंबर ऑफ रो, N नंबर ऑफ कॉलम। इसको आप लिखेंगे इक्वल टू, किसके इक्वल लिखेंगे, अब जरा ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए मैंने A लिखा, A यही वाली मैट्रिक्स है M/N ऑर्डर की। इस मैट्रिक्स से पहले आप लिखेंगे IM। IM क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M के इक्वल होगा। क्लियर है ना। और उसके बाद भी लिखेंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर होगा N। यानी कि अगर हम यहां पर ध्यान से समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर इस A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो M है तो ये जो पहले वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर M/M का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। क्लियर हुआ। और अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का होगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हम यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे PAQ को फॉर्म का तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आपको देखो, ध्यान से समझो, अब आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोथ रो एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एलिमेंट्री रो और कॉलम दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस A मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई, किसमें कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि A को आप कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं नॉर्मल फॉर्म। तो A मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। नाउ इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो, जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि केवल A में लगाओगे भाई। जब आप A में अप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको राइट साइड में भी
अप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे राइट साइड में, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई करेंगे ए में, तो याद रखना वही एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पहली वाली मैट्रिक्स में अप्लाई करना है आई एम में। यानी कि ए से पहले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है इसमें आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो आप ए में अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आप इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो वो सिमिलर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप इस आई एन में यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन आई एम में अप्लाई करना है। याद रखना, रो इसमें करना है, इसमें नहीं करना है। कॉलम इसमें करना है, इसमें नहीं करना है। और इसमें रो और कॉलम दोनों करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से आप इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में। और जब ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी तो याद रखना, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी लगाया है, तो ये मैट्रिक्स हमारी कन्वर्ट हो जाएगी पी में। ए में कुछ नहीं करना क्योंकि हम ए में कोई ऑपरेशन यहां पर नहीं लगा रहे हैं, तो ए ऐसे ही आएगा। और ये जो आई एन है इसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स आपकी कन्वर्ट हो जाएगी क्यू में। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल फॉर्म मतलब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। क्लियर है? तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, ये हमारा पी बन जाएगा और ये हमारा क्यू बन जाएगा, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं तीनों बातों को मैंने नीचे लिखा हुआ, जरा ध्यान से समझिए। रिड्यूस द मैट्रिक्स ए ऑन एलएचएस। जो एलएचएस में मैट्रिक्स ए है इसको रिड्यूस करना है किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। कैसे करना है? रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो अप्लाइड। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन को कहां पर और अप्लाई करना है? आई एम में और अप्लाई करना। ऑल्सो अप्लाइड ऑन आई एम। आई एम मतलब प्री फैक्टर, ए से पहले लिखा है इसको प्री फैक्टर कहेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन आई एन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप आई एन में भी अप्लाई करेंगे, और ये क्योंकि बाद में लिखी हुई मैट्रिक्स है तो ये कैसे हो गई? पोस्ट फैक्टर होगी। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट नोट है उसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट नोट यहां पर क्या है देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नहीं तो आप परेशान रहेंगे आंसर को लेके। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट यहां पर ये है कि जो पी और क्यू है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, P and Q are not unique। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन को मैं 4 स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दूं, 4 स्टूडेंट्स को अगर मैं सॉल्व करने के लिए देता हूं, तो हो सकता है कि चारों स्टूडेंट्स का आंसर P और Q की जो वैल्यू है वो चारों स्टूडेंट्स की अलग अलग आए। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आंसर गलत है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका आंसर गलत है, क्योंकि P और Q यूनिक नहीं होते हैं, मतलब ये अलग अलग आंसर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, डिपेंड करेगा भाई, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से आंसर अलग अलग आते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो P और Q है, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच ना करे। 80% केस में आंसर मैच नहीं करेगा। क्लियर हो गया? कभी कभी कर भी सकता है, वो तब कर सकता है जब आपके ऑपरेशन और बुक के ऑपरेशन क्या हो? सेम हो। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर याद रखना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी तो आपसे इनवर्स पूछा जा सकता है, और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको दी होगी तो वहां पर आपसे इनवर्स नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, PAQ की फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख लेता हूं। क्या है? देखिए, AM by N इज इक्वल टू IM AIN। अब यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए, यहां पर देखिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का। इसका मतलब M और N की वैल्यू 3/3 है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं A 3/3 इज इक्वल टू, अब क्योंकि M की वैल्यू 3 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। A और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा?
3/3 का। अब यहां पर इन सब की वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं। तो A 3/3, भाई A 3/3 तो यही है ना, 3/3 की मैट्रिक्स, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। तो चलिए पुट करते हैं यहां पर मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है हमारा, देखिए जरा ध्यान से, मैट्रिक्स A 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स इक्वल टू। अब यहां पर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है जिसका ऑर्डर होगा 3/3 का। तो लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। फिर A को लिखेंगे, याद रखना राइट साइड में जो A है यहां पर A की वैल्यू पुट नहीं करनी है। उसके बाद फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये भी I3 है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। अब आगे देखो जरा, तो यहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, हमने केवल वैल्यू को पुट किया फॉर्मूले के अंदर। अब जरा यहां पर ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से समझना, इस 1 को कन्वर्ट करने के, इसको 1 में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। देखो जैसे आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये कि इस वाले कॉलम से इस 3 को माइनस कर दीजिए, यहां पर 1 बन जाएगा, और जब ये यहां पर 1 बन जाएगा तो इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप शुरू में ही इस कॉलम को और इस कॉलम को चेंज कर दें, ठीक है, तो ये 1 यहां पर आ जाएगा। फिर इस रो को और इस रो को आपस में चेंज कर दें तो ये वाला जो 1 है ये यहां चला जाएगा, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका और क्या है, देखो यहां पर 3 लिखा है, आप इस 3 में से इस 2 को माइनस कर दीजिए, मतलब R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, तब भी यहां पर 1 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे तरीके हैं इस एलिमेंट को 1 बनाने के, ठीक है, इसको 1 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब एक चीज बात को समझिए मेरी, कि अगर आप इसको, क्योंकि इसको 1 बनाने के काफी सारे तरीके हमारे पास हैं, अगर मैं इसको 1 बनाता हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन से तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगेगा, अगर मैं इसको 1 बनाता हूं कॉलम से तो कॉलम इसमें लगेगा। तो इसीलिए हमारे आंसर यूनिक नहीं आते हैं, आंसर अलग अलग आते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए पहले मैं इसको 1 बनाता हूं, और 1 बनाने का इसको सबसे आसान तरीका जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि आप यहां पर R1 में से R1 में क्या करें, चेंज करें, और R1 में से R2 को माइनस कर दें, क्योंकि बाकी जो और तरीके हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा, यहां एक ही स्टेप में 1 बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं 1 बना देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। तो ये ऑपरेशन जब मैं लगाऊंगा तो देखिए हमें क्या क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखें। रो ट्रांसफॉर्मेशन है, R1 में से R2 को माइनस करना है, तो 3 - 2 1, -3 में से अगर आप -3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये भी 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से समझो, क्योंकि ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन पहली वाली मैट्रिक्स में लगता है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी लगेगा। तो यहां पर भी आपको R1 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा, तो 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0 A। अब ये बाद वाली मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, तो कॉलम तो अभी हमने लगाया नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, जैसी है वैसा का वैसा ही लिखेंगे, 1 0 0, ठीक, 0 1 0 और 0 0 1। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने यहां पर ऑपरेशंस को लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कि क्या लगा। देखिए अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, पहले मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेता हूं। देखो तो ये तो हमारा पहला, अब देखो यहां पर R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा, R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो इनको तो कॉपी करना पड़ेगा। 2 - 3 4, 0 - 1 1, 0 1 0, 0 0 1, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो हमारे पास यहां पर 1 बन चुका है। अब क्या करें, अब इसको 1 बनाते हैं पहले।
मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फॉर्म, देखिए हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, सब नॉर्मल फॉर्म मतलब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, वही इसकी नॉर्मल फॉर्म होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, फिर इसके नीचे जितने भी नंबर है उनको 0 बनाते हैं, फिर उसके बाद इसके सामने 0 बनाते हैं, फिर इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर इसके नीचे 0 बनाते हैं, इसके सामने 0 बनाते हैं, और फिर इसको 1 बनाते हैं। ये तरीका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मुझे क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है, तो मैं यहां पर क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, जरा ध्यान से समझिए। यहां पर हमारा ऑपरेशन लगेगा R2 में चेंज, R2 में चेंज R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। देखिए सीधी सी बात है, इस 2 को 0 बनाना है तो इस 2 में -2 को ऐड कर दीजिए, तो इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। याद रखना जब आप 1 के नीचे 0 बनाते हैं तो इस 1 की हेल्प से ही बनाते हैं, 1 की हेल्प से ही 0 बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस ऑपरेशन को मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, देखिए क्या आएगा। तो हमारी लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है, R1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए पहले मैं R1 लिख लेता हूं 1 0 0 इक्वल टू, यहां पर भी जो मैट्रिक्स है R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 -1 और 0, फिर A आएगा। अब देखो क्योंकि हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन केवल और केवल ए से पहली वाली मैट्रिक्स में लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं ये ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, R2 में चेंज R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर तो आ जाएगा 0, है ना। अब क्योंकि यहां 0 है दोनों जगह पर, तो R2 यानी कि -3 में 0 ऐड करोगे 0 ही आएगा, 4 में 0 ऐड करोगे 4 ही आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये -3 और 4 ही आएगा, इधर चेंज आएगा। देखिए यहां पर हमारे पास R2 रो क्या है, यहां पर R2 रो है 0 1 0, ये है ना R2। इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि इस रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 +2 और 0। अब इनको आप ऐड करो तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा -2। देखो यहां पर ध्यान से समझिए, हमारे पास कितना आएगा, -2 +2 और 0, ये आ जाए। ठीक, R3 में कोई चेंज नहीं है, R3 को फिर से एज इट इज जैसी है वैसी कॉपी कर देंगे, तो 0 -1 और 1, 0 0 एंड 1, ये मेरे पास आ जाता है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 1 के नीचे 0 बना दिया, अब 1 के सामने 0 बनाएंगे, लेकिन यहां तो 1 के सामने पहले से ही 0 आ गया, मतलब एक स्टेप आपका बच गया, क्योंकि यहां देखो 1 के सामने पहले से 0 आ गए। अगर ये 0 नहीं होते तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनको 0 बनाते। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको 1 बनाना है हमें। अब इसको 1 बनाने का तरीका क्या है, देखिए कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि ऐसा कर दें कि इसको -3 से डिवाइड कर दें तो +1 बन जाएगा, गलत तरीका नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शन आ जाएगा। पर मैंने आपसे कहा था कि जब तक फ्रैक्शन से बच सकते हैं तब तक फ्रैक्शन से बचेंगे, तो यहां पर अभी हम फ्रैक्शन से बच सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके नीचे -1 लिखा है, तो एक काम करो, इस रो को और इस रो को आपस में एक्सचेंज कर दो। अब देखो यहां पर भी अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से 1 बना सकते हैं। कैसे, आप इन दोनों रो को ऐड कर दें। देखो अगर आप ऐसा कर दें कि -3 को 4 में ऐड कर दें तो भी 1 बन जाएगा, ये भी एक तरीका है, गलत नहीं है, आसान तरीका है। तो यहां पर अलग अलग तरीके से आप इसको 1 बना सकते हैं। मैं फिलहाल इसको एक्सचेंज करके बना रहा हूं, तो R1 में चेंज, सॉरी R1 नहीं है, R2 है, R2 को चेंज करेंगे R3 के साथ। बाकी एक थोड़ा सा इससे भी आसान तरीका यह है कि आप यहां पर ये ऑपरेशन लगा दें, C2 में चेंज C2 + C3, C2 में चेंज C2 + C3, तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि ये -3 + 4 1 हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। ये भी एक तरीका है, मैं फिलहाल इसको लगा देता हूं, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आंसर आपका वेरी कर जाएगा, जो आंसर मेरा आएगा आपका नहीं आएगा अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। चलिए अब मैं यहां पर इस ऑपरेशन को लगा रहा हूं, जरा ध्यान से सोचो क्या है, ध्यान से देखो क्या है। देखिए R2 और R3, R1 में कोई चेंज नहीं है तो मैं R1 को एज इट इज लिख देता हूं, 1 0 0 इज इक्वल टू 1 -1 1 -1 और 0 A। अब ये तो कॉलम मैट्रिक्स, इसमें तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो ये तो पूरी मैट्रिक्स ऐसे ही आएगी, 1 0 0
0 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर आप यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो कॉलम इसमें लगेगा, याद रखें। चलिए अब आगे देखिए जरा, अब मैं R2 को R3 से क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। तो यहां पर ये मैट्रिक्स ये रो पहले आएगी 0 0 -1 +1, यहां पर 0 0 और 1, और यहां आ जाएगा 0 -3 4 -2 +2 और 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना जरा ध्यान से समझें, अब मुझे बनाना इसको +1 बनाना है। क्या करना है, इसको +1 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए ऑपरेशन लगा देते हैं, यहीं पर लगाते हैं, R2 में चेंज -1 टाइम्स ऑफ R2। मैं इस रो को -1 से क्या कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस C2 कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ऑपरेशन गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पर R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं यहां पर मैट्रिक्स लिख लेता हूं, देखिए तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, देखिए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 0, पहली रो हमारे पास है 1 0 0 इज इक्वल टू, यहां पर 1 0 0 1 -1 0 1 -1 और 0 A 1 0 0। अभी तक हमने इसमें कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं है, तो ये वैसी रहेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। ठीक, अब यहां पर देखो जरा, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 1 -1 आएगा, 0 1 -1 0 1 -1 0 -1 1 0 0 1 0 0 1। अच्छा यहां पर कुछ 0 1 -1, ठीक है 0 1 -1, ठीक। अच्छा यहां पर हमने -1, तो ये भी माइनस का आएगा, देखो ये माइनस का आएगा और वो लास्ट नंबर माइनस का आएगा, ये माइनस में। बाकी थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, 0 -3 4 0 -3 और 4, उसके बाद 0 -3 4 -2 2 0 -2 +2 एंड 0, ये हमारे पास आ चुका। अब आगे देखो जरा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 बनाना है, तो फिर से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं, 1 के नीचे 0 बनाना है। तो देखिए अब क्या लगाएंगे, R3 में चेंज R3 +3 टाइम्स ऑफ R2। भाई इसको -3 को ऐड कर दो इस 3 टाइम्स ऑफ R2 के साथ, यानी कि +3 के साथ, तो ये ऑपरेशन हमारा लग जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, जैसे आप इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो आपके पास आ जाएगा, R3 में चेंज करना है तो R1 R2 तो ऐसे ही लिख दो पहले, 1 0 0 इज इक्वल टू 1 -1 और 0 A 1 0 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 +1 है, 0 1 -1 0 0 -1 एंड 0 1 0। आगे बढ़ते हैं, R3 में चेंज आएगा, देखिए ये 0 बन जाएगा। अब यहां पर देखो जरा, R3 4 है, इसका माइनस का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 - 3 1 बचेगा। सेम ऑपरेशन हमें यहां भी लगाना है, R3 में चेंज करना है, R3 में 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये तो -2 ही रहेगा। यहां पर 2 + 3 टाइम्स ऑफ 0, तो ये भी 2 रहेगा, और यहां पर आ जाएगा -3, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आगे देखो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या आएगा। देखिए हमें अब क्या करना है, हमने 1 के नीचे 0 बना दिया, 1 के नीचे 0 बना दिया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है 1 के सामने वाला। अब पहली बार हम यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना है, इसको 0 बनाने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। देखिए C3 में चेंज C3 + C2, आप इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो चलिए मैं यहां पर ये ऑपरेशन लगा देता हूं, देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए। तो C3 में चेंज करना है, किसमें करना है, C3 में। देखो तो C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0, C2 में भी नहीं है, 0 1 0, इसमें चेंज होगा। C3 में C2 को ऐड करना है, 0 + 0 0
-1 + 0 1 + 0 1 आएगा, ये आ गया, इज इक्वल टू 1। देखिए अब हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो 1 -1 और 0 0 0 -1 एंड -2 + 2 -3, और यहां पर लिखेंगे आप a, और यहां पर अब आप ऑपरेशन लगाएंगे C3 में चेंज C3 + C2। तो देखिए C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0 1 0, और यहां पर देखिए C3 में C2 को ऐड करना है तो 0 + 0 0 0 + 1 1 एंड 0, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट साइड किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसका ऑर्डर 3/3 का है। इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म है हमारी, क्या है ये, नॉर्मल फॉर्म हमारी आ चुकी है। यहां पर हमारा एक नंबर गलत आ रहा है, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं जरा, है ना। एक्चुअल में यहां पर हमारे पास 3 आना चाहिए। देखो अब ध्यान देना, यहां पर 3 है, देखते हैं, तो यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, यहां कोई ऑपरेशन लगा नहीं, यहां भी 2 है, तो इस 2 को चेक करते हैं, इस 2 की जगह 3 आना चाहिए। देखते हैं ये 2 कहां बनाया था हमने, यहां पर भी हमने इस 2 को नहीं बनाया, हाँ यहां इंटरचेंज किया था, तो इसका मतलब ये 2 पहले यहां था, इसका मतलब यहां पहले 3 होना चाहिए था। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि यहां पर एक्चुअल में 3 होना चाहिए था। देखते हैं, यहां शायद हमने ऑपरेशन गलत लगाया, तो R2 में चेंज R2 + 2 -2 टाइम्स ऑफ R1 यहां पर आ जाते हैं। देखिए ये 1 था, 1 में ऐड करना है इसका -2 टाइम, तो -2 × 1 +2 और 1 3, तो यहां पर एक्चुअल में ये 3 था, इसी वजह से वहां पर गलत आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर देता हूं 3, तो आप भी इसको चेंज कर लें, ये 3 है यहां। तो अब यहां पर अगर 3 होगा तो उसके बाद यहां पर भी 3 आएगा, तो यहां सभी जगह पर 3 आ जाए। क्लियर है, चलिए, तो आपका यहां पर भी क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक, उसके बाद यहां 3 आएगा, उसके बाद यहां 3 आएगा, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर जो ऑपरेशन लगाए हैं, अगर आप भी यही ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करेगा। अगर आप कुछ और ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गलत आंसर होगा, लेकिन आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो अब आ चुका है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I इज इक्वल टू, अब देखिए जब लेफ्ट वाली मैट्रिक्स आपकी I बन जाएगी तो ये P बनेगी और ये Q बनेगी, यही मैंने आपको बताया था। अगर लेफ्ट वाली मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो वो नॉर्मल फॉर्म होगी, और यहां पर ये P होगा और ये Q होगा, तो इसका मतलब I = PAQ हमारा बन चुका है, I = PAQ बन चुका है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, तो यहां पर हमारे पास जो P है, अब देखो मैं P को लिखने जा रहा हूं, P कितना है, वेयर P = वेयर, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए P कितना है, तो यहां पर P की वैल्यू हमारे पास आ रही है, P = P हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स है, 1 -1 1 -1 और 0 0 0, ये P है, 0 0 -1 और -2 एंड 3 और -3, ये मेरे पास है P। अब Q देखते हैं जरा, Q क्या है, Q की वैल्यू भी लिखते हैं, Q हमारे पास है ये मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0, ये मेरे पास आ गए क्यूमेट। एक मिनट, यहां पर ये कितना है, 1 है ना, ये कितना है, 1 है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये भी हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था, C3 में C2 को ऐड किया था, तो ये 1 क्लियर हो गया, और ये 1, तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमसे पूछा गया था P और Q कितना है, तो हमने P को भी कैलकुलेट कर लिया और Q को भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। अब यहां पर जरा एक बात ध्यान से सुनिए,
यहां पर आपसे पूछा था डिटरमाइन टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू, पी क्यू को हमने निकाल चुके हैं हम, और आपसे इसका इनवर्स भी पूछा है। लेकिन एक चीज और यहां पर पूछी जा सकती है, वो पूछा जा सकता है कि इसकी रैंक कितनी है। तो ध्यान देना, रैंक कितनी है इसकी। अब यहां पर जो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 होगी। यही तो हमने नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था। अगर मान लेते हैं यहां पर ये 0 बन जाता 1 की जगह, तो इसकी रैंक हो जाती 2, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की बचती। क्लियर है। तो अगर मुझसे यहां पर पूछा नहीं गया, लेकिन अगर मुझसे यहां पर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, तो मैं कहूंगा कि इस मैट्रिक्स की रैंक है 3। अब एक पार्ट हमारा बच गया, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो देखिए इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इनवर्स के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन अभी वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूला कैसे आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, आई इक्वल टू, जरा ध्यान से समझे, यहीं से फॉर्मूला बनेगा, आई इक्वल टू पी ए क्यू। ये मेरे पास इक्वेशन है। देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड में आप सबसे पहले पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी इनवर्स आई, और ये प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, पी इनवर्स पी ए क्यू। यहां से अब देखो आपको क्या मिलेगा, अब जरा ध्यान से समझना, पी इनवर्स इंटू आई, ये क्या होगा, ये तो पी इनवर्स ही होगा। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है ना। राइट साइड में चलते हैं, पी इनवर्स इंटू पी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पी इनवर्स इंटू पी की वैल्यू क्या होगी, तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि पी इनवर्स इंटू पी होगा आई, क्या होगा, आई ए क्यू। अब आपको ये भी मालूम है कि आई से देखो ये ए क्यू क्या है, एक मैट्रिक्स है, और इसके साथ अगर आप आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वापस ए क्यू ही आ जाएगा। ठीक, अब ये लेफ्ट साइड में पी इनवर्स आ गया, मुझे इस पी इनवर्स को फिर से वापस खत्म करना है, पी इनवर्स को यहां से हटाना है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, पी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस बार मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, पी को बाद में रखेंगे, तो यहां भी बाद में रखेंगे ए क्यू पी। तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया, आई, और राइट साइड में क्या बन गया, ए क्यू पी। देखिए अभी समझ में आ जाएगा ये सब हम क्यों बना रहे हैं। एक्चुअल में हमें क्या करना था ना, इस ए को या तो लेफ्ट में या राइट में करना था। क्लियर है ना, या तो लेफ्ट में कर दो या राइट में कर दो। अब यहां पर आप देख सकते हो ए हमारा लेफ्ट में आ गया। अब क्या करूं मैं, अब मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो एक काम करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए और क्यू इंटू पी। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में ए इनवर्स इंटू आई है, तो लेफ्ट साइड में तो बचेगा ए इनवर्स, क्योंकि आई की मल्टीप्लाई अगर आप ए इनवर्स में करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, इक्वल टू, अब इसको देखो जरा ध्यान से, ये जो ए इनवर्स इंटू ए है ये तो आई बन गया, तो इसका मतलब राइट साइड में क्या बन गया, आई क्यू पी, आई क्यू पी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, और यही आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे आप इनवर्स निकाल सकते हैं इन केस ऑफ पी ए क्यू फॉर्म। देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि वो ऐसा करें, क्योंकि इनवर्स निकालने का मेथड हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने इनवर्स कैलकुलेट करना ही सीखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो याद रखना आपको यहां पर जो इनवर्स निकालना है, ये जो इनवर्स आपसे यहां पर पूछा गया है, आपको इस पीएक्यू फॉर्म का यूज करके इनवर्स निकालना है। पुराने वाले मेथड से आपको इनवर्स नहीं निकालना है। देखिए दो नुकसान है, एक तो आप पुराने वाले मेथड से निकालेंगे तो हो सकता है कि आपको टीचर्स नंबर ना दें, ठीक है ना, और नहीं देंगे जनरली। दूसरा नुकसान, अगर आप उस मेथड से इनवर्स निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस ऑलरेडी हमारा लेंथी होता है। क्लियर है, तो इसलिए आप इनवर्स निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि इनवर्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यहां पर मेंशन कर देता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर ए इनवर्स निकालने जा रहा हूं। तो देखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू। क्यू मैट्रिक्स को मैं यहां पर लिखूंगा, क्यू कितना है जरा ध्यान देना, क्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्यू हमारे पास ये है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये तो क्यू मैट्रिक्स हो गई।
और अब यहां पर लिखूंगा मैं P। P कितना है? P हमारे पास ये है 1 -1 0, 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, उसके बाद 1 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 और नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट रो है इसमें -2 3 -3, -2 3 और -3। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता है। तो यहां पर A इनवर्स देखिए कितना आएगा। तो मैं यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करने जा रहा हूं? मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 × 1 1 आएगा, और 0 × 0 0 0 × 0 0, यानी कि बाकी सब 0 आएगा। अच्छा, अब फर्स्ट रो को इस कॉलम में करेंगे तो 1 × -1 -1 बनेगा, 0 × 0 0 बनेगा, 0 × 3 0 बनेगा। इसका मतलब यहां पर हमारा बन गया -1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 3 0, यानी कि ये तो 0 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? 1 -1 और 0, ये हमारे पास 3 नंबर यहां से आ गए। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप। अब मैं क्या करूंगा? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 × 1 0, 1 × 0 0 प्लस 0 और 1 × 2, यानी कि यहां पर मेरे पास देखिए कितना बचेगा। अगर आप ध्यान से देखें 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × -2 -2, तो यहां पर आएगा -2। क्लियर है? अब इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 3 3, इसका मतलब यहां पर आएगा 3। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे 0 × 0 0, 1 × -1 -1, चलिए -1, और 1 × 3 -3, तो यह आ जाएगा -4। कितना आ जाएगा? -4। आगे बढ़ते हैं। 0 × 0 0, 0 × 0 0 और 1 × -2 तो यहां पर आएगा -2। फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से करेंगे 0, ये भी 0 और 1 × 3, यहां पर 3 आ जाए। इस कॉलम इस रो की अब इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0 × 0 0, 0 × -1 0, 1 × -3 -3, तो ये हमारा क्या आ गया? इस मैट्रिक्स का क्या आ गया? इनवर्स आ गया। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बोला था कि आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, जिसमें आपको इनवर्स पूछा हो उसमें आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका P और Q चाहे कुछ भी आया हो, A इनवर्स वही आएगा जो आपको आंसर बुक में दिया गया होगा। यानी कि A इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर A इनवर्स भी क्या सबका अलग अलग आएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, P और Q भले ही अलग अलग आए, लेकिन A इनवर्स कभी भी किसी का भी अलग अलग नहीं आ सकता। अगर आपका A इनवर्स बुक के आंसर से या मेरे आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका Q और P गलत आया है। उसको दोबारा से क्रॉस चेक करिए, कैलकुलेशन को ठीक करिए, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो जिस क्वेश्चन में आपसे इनवर्स पूछा हो उसमें तो आप अपने आंसर को A इनवर्स को चेक करके देख लीजिए। अगर A इनवर्स ठीक है तो आपका P और Q भी क्या होगा? ठीक होगा, भले ही वो आपका P और Q बुक के आंसर से मैच करे या ना करे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर अगर इनवर्स ना पूछा हो, क्योंकि देखो इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इनवर्स नहीं पूछा है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें इसका आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे? तो देखिए, इसका आंसर वेरीफाई करने का तरीका क्या है? इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो। देखिए क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड में तो मैट्रिक्स आ चुकी है हमारी और राइट साइड में ये, तो इसका तरीका ये है कि जब आपका P और Q आ जाए तो यहां पर आप A की वैल्यू और रख देना और इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आपको आता है। कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट और सेकंड को करेंगे और फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उस मैट्रिक्स को थर्ड के साथ करेंगे। अगर इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट वाली मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब आपका P और Q क्या है? करेक्ट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे जहां से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास स्टार्ट करेंगे हम, हमारे पास मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m/n इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m A और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा n। अब यहां पर हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो मैट्रिक्स दी गई है उसका ऑर्डर 3/4 का है, तो यहां पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया 3/4 इक्वल टू। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, m की वैल्यू 3 है, इसका मतलब पहली वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा, और दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो 4/4 का होगा। अब ये सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए, तो सबसे पहले a 3/4 जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 -2 और 0 3 1 3 1 4 3 1 4 -2 3 और 1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू। अब जरा यहां ध्यान से देखो, यहां पर मुझे पुट करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 3/3। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके बाद a। अब यहां पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 4/4 का, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और 0 0 0 एंड 1, ये मेरे पास होगी 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जरा आगे देखें ध्यान से, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 1 बनाएंगे, लेकिन यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको ऑलरेडी 1 दिया है, तो एक स्टेप हमारा बच गया। उसके बाद क्या करेंगे, 1 के नीचे दोनों 0 बनाएंगे, तो ये 0 बना लेते हैं हम। जरा ध्यान से देखो कैसे, इस 2 को 0 बनाना है, तो 2 का 0 कैसे बनेगा, रो ऑपरेशन हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर मैं ऑपरेशन लगाता हूं, R2 में चेंज, जरा ध्यान से देखिए, R2 में चेंज, क्या चेंज करेंगे R2 में, R2 में चेंज R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, फिर R3 में चेंज करेंगे R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1। देखिए इसको 0 बनाना है तो क्या करो, 2 में -2 ऐड कर दो, इसको 0 बनाना है तो 3 में -3 को ऐड कर दो, उसके लिए मैंने यहां पर ऑपरेशन लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखें जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। देखिए तो ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R2 R3 में, यानी कि पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं यहां पर फर्स्ट रो को लिख लेता हूं, फर्स्ट रो को यहां पर लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 एंड -2, 1 2 3 -2। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पास लिखना पड़ेगा, इस जगह कम है हमारे पास, 1 2 3 एंड -2, ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर देखो 1 0, अच्छा 1 रो सेम है, 1 0 0, उसके बाद यहां पर a, और यहां पर आएगी हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 0 यहां पर 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए उस मैट्रिक्स को मैंने पूरा क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसमें अप्लाई होगा और इसमें अप्लाई होगा। चलिए अब यहां पर देखिए जरा क्या आएगा हमारे पास ऑपरेशन है R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, पहले R2 को लिख लेता हूं, 2 -2 1 और 3, इसमें क्या ऐड करना है, R2 में माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1 ऐड करना है, तो यानी कि -2 टाइम्स, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, 0 -6 -5 और 7, तो यहां पर आएगा 0 -6 -5 और 7, ठीक। आगे देखो, उसके बाद यही ऑपरेशन हमें लगाना है, इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाना है, तो देखो यहां कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास आ जाएगा 0 माइनस, देखिए 0 में -2 R1 ऐड करना है, तो ये -2 आएगा, है ना। देखो 0 में माइनस का 2 R1, यहां 1 आएगा, -2 1 और ये आएगा 0। चलिए अब ये ऑपरेशन लगाते हैं R3। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां पर पहले R3 रो को लिख लेता हूं, 3 0 4 1 3 0 4 1, इसमें ऐड करना माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, तो यहां पर -3 आएगा,
यहां पर -6 आएगा, यहां पर -9 आएगा और यहां पर +6 आएगा। आप देखो कितना आ रहा है, 0, -6, -5 और 7, यानी कि 0, -6, -5 और 7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रो देखो, नेक्स्ट में यहां पर क्या आएगा। अब यही ऑपरेशन मुझे यहां भी लगाना है, तो देखो 0 प्लस -3R1 यानी कि यहां पर -3 आएगा, -3। उसके बाद यहां 0 आएगा और ये 1 आएगा। तो हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। देखो अब यहां पर सबसे पहले मुझे 1 के सामने 0 बनाना पड़ेगा, ये तीनों 0 बनाने होंगे। तो इन तीनों को 0 बनाने का क्या तरीका है, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर अब 3 कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। देखिए C2 में चेंज, C2, देखिए C2 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, 2 में क्या ऐड करोगे कि ये 0 बन जाए, तो -2 टाइम्स ऑफ C1 ऐड कर दीजिए। फिर C3 में क्या ऐड करें, C3 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो आप -3 टाइम्स ऑफ C1 ऐड कर दीजिए। C4 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, C4 में क्योंकि ये माइनस में है तो 2 टाइम्स ऑफ C1 ऐड कर दीजिए। ये तीनों ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे ये तीनों 0 बन जाएंगे। चलिए इनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं। देखिए C2, C3, C4 में चेंज है तो 1 में तो कोई चेंज है नहीं, 1, 0 और 0। चलिए इसमें चेंज है, ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप 1 के नीचे 0 बना लेते हैं तो 1 के सामने 0 बनाना बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि 1 ये जो यहां पर ध्यान से समझो जरा, क्यों आसान है, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनमें कोई चेंज नहीं आता है। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। कब, जब आप 1 के नीचे 0 बना चुके हैं और 1 के सामने आपको 0 बनाने हो। तो यहां पर इसका मतलब ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, और यहां पर इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। -6, -5 और 7, -6, -5 और 7। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट में इस बार कोई चेंज नहीं करना क्योंकि हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। तो 1, -2 और -3, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1, ये मेरे पास आ गया ए। अब इस बार कॉलम वाले मैट्रिक्स में क्या करना, लास्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1, 0, 0, 0। सेकेंड रो आपको क्या करना है, C2 में से, देखिए C2 में से -2 टाइम्स ऑफ C1 ऐड करना है। तो यहां पर आ जाएगा -2, यहां 1 आएगा, ऐड करके देखिए 0 आएगा, 0 आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, आपको क्या करना, C2 में ऐड करना है इसका 2 टाइम्स, -2 टाइम। तो 0 + -2, 1 + 0, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। थर्ड रो में देखो C3 में क्या चेंज होगा, C3 में इसका 3 टाइम, तो यहां पर -3 आएगा, बाकी इसके नीचे 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। अब यहां पर क्या करना है, C4 में 2 टाइम्स ऑफ C1 ऐड करना है, तो ये 2 आएगा, 0, 0 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगेगा। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब हमें इसको बनाना है 1। अब यहां पर इसको 1 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। और आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 1 बाद में बना लेंगे, पहले आप इसको 0 बना लो। तो देखो 1 बनाने के तरीके बहुत सारे क्यों हैं। एक 1 बनाने का तरीका तो ये हो गया कि आप इस कॉलम को, C2 कॉलम को -6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप यहां पर -6 से डिवाइड करेंगे तो आप यहां पर C2 कॉलम को भी -6 से डिवाइड करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इसको -6 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बन गया, और यहां पर आपने -6 से डिवाइड कर दिया। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि यहां पर फ्रैक्शन आ जाएगा और फिर उस पूरी मैट्रिक्स में फ्रैक्शन आते चले जाएंगे। क्लियर है। दूसरा तरीका देखो क्या है, एक तरीका ये भी है कि आप इस -5 में से इस -6 को माइनस कर दो, तो यहां पर 1, 1 बन जाएगा, फिर बाद में इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना, ये भी एक तरीका है। ठीक है ना। और क्या तरीका है, और एक तरीका ये है कि आप C2 कॉलम को और C4 कॉलम को ऐड कर दो। देखो -6 + 7 कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो यहां पर 1 बन जाएगा, है ना। तो इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप यहां पर 1 बना सकते हैं, आप यहां पर 1 बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग आंसर आते हैं। मैं यहां पर जो सबसे आसान तरीका है मैं उसको अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर C2 में चेंज, C2 में चेंज C2 + C4 कर देता हूं।
मैं क्या कर रहा हूं यहां पर C2 में चेंज कर रहा हूं और C2 में C4 को ऐड कर रहा हूं, तो -6 + 7 यहां पर 1 आ जाएगा। देखिए चेंज C2 में होगा, C4 में नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा। तो आगे लिखता हूं मैं इसको 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, 1 0 0, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो 1 और 1 के नीचे 2 0 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप इसमें C2 में C4 को ऐड करेंगे तो ये 0 + 0 0, -6 + 7 1, -6 + 7 1, तो 0 1 1 आ जाएगा। 0 1 और 1। आगे बढ़ते हैं। C3 में कोई चेंज नहीं है, 0 -5 -5 आएगा। 0 -5 -5, यहां भी कोई चेंज नहीं है, 0 7 7 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू में, अब क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस वाली मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0, तो यहां पर 1 0 एंड 0। सेकेंड रो क्या है, -2 1 0, -2 1 और 0। नेक्स्ट रो क्या है, -3 0 1, -3 और 0 1, मैट्रिक्स ए। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो इसमें क्या आएगा। देखिए कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, C2 में चेंज करना पड़ेगा, C4 को ऐड करना पड़ेगा। पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो पहला कॉलम में ऐसे ही लिख देता हूं। देखिए जरा, ए पहले कॉलम में हमारे कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 0। सेकेंड कॉलम में C2 में C4 को ऐड करना है, यानी कि इन दोनों कॉलम को ऐड करना है। -2 + 2 0, तो पहला तो एलिमेंट आएगा 0। उसके बाद देखो जरा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर 1 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, यानी कि 1 0 1 1 0 1। उसके बाद आगे के दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है, -3 0, -3 0 1 0, और यहां पर 2 0 0 1, यही है हमारे पास। देखिए 2 0 0 1 और -3 0 1 0, -3 0 1 0। ठीक, तो यहां तक हमारा आ गया। अब आगे देखो जरा, हमारा यहां पर 1 और 1 बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 में चेंज R3 माइनस का R2। जैसे ही आप R3 माइनस R2 करेंगे आपका 0 बन जाएगा, R3 माइनस R2। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए तो जब आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे R3 माइनस R2, तो पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0 0 1 -5 7 0। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ये आ गया, इज इक्वल टू। अब क्योंकि रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो ऑपरेशन इसमें लगेगा, तो R3 में चेंज आएगा। पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 -2 1 0। अब यहां पर R3 में से R2 को माइनस कर दो, -3 में से -2 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, ये भी -1 बचेगा, तो -1 और 1, ये मेरे पास आ गया ए। अब यहां पर जरा ध्यान दें, R3 में से R2 को माइनस किया है तो ये R2 है, क्या ये R2। ठीक है, ये हमारे पास है R3 माइनस R2। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो हमने रो ऑपरेशन लगाया तो इसमें कोई चेंज हमारा नहीं आ रहा, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 1 -3 0 1 0 एंड 2 0 0 1, ये मेरे पास आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखो जरा, अब क्या करें, क्या हमारे पास लेफ्ट वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है? नहीं, अभी हमें इन दोनों को 0 बनाना बाकी है, तो इन दोनों को भी 0 बना देते हैं कॉलम ऑपरेशन से। तो देखिए ये C3 कॉलम, ये C4 कॉलम, तो मैं यहां पर ऑपरेशन लगाऊंगा, C3 में चेंज, C3 में क्या ऐड करूंगी ये 0 बन जाए। C3 में आप 5 टाइम्स ऑफ C2 ऐड कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, दूसरा ऑपरेशन मैं इसी के एक आगे लिख देता हूं, C4 में चेंज करना है, और C4 में क्या चेंज करना है, C4 में देखिए 7 में क्या ऐड करोगे कि 0 बन जाएगा, तो 7 - 7, यानी कि यहां पर माइनस का 7 टाइम्स ऑफ C2 को ऐड कर दीजिए। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए अब यहां पर देखो जरा, C3 में चेंज है, C4 में चेंज है, पहली दो रो में कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0 1 0। अब देखो यहां पर
C3 में 5 टाइम्स ऑफ C2 जब आप करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 और ये 0 है ही, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, इज इक्वल टू। अब चलते हैं राइट साइड में, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 0 0 -2 1 और 0 -1 -1 और प्लस का 1, यहां पर आएगी मैट्रिक्स ए। और अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसमें चेंज करना हमें, जरा ध्यान से समझेंगे। C3 और C4 में पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0 0 1 0 1। अब यहां पर आ जाओ C3 में। C3 में क्या करना है, 5 टाइम्स ऑफ C2 करना है। देखिए ये -3 है, इसका 5 टाइम्स तो -3 आएगा। अच्छा 0 प्लस इसका 5 टाइम्स तो यानी कि 5 आ जाएगा। 1 इसका 5 टाइम्स तो 1 ही आएगा। 0 और इसका 5 टाइम्स तो ये भी 5 आएगा। फोर्थ रो को चेक करते हैं। C4 में आपको क्या करना है, -7 टाइम्स ऑफ C2 करना है, तो 2 + 0 0 2 आएगा। 0 -7 -7 आएगा, ये 0 आएगा। और यहां पर देखिए जरा, C4 1 -7 यानी कि ये आएगा आपका -6। तो यहां तक हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, आंसर को क्रॉस चेक। तो एकदम करेक्ट हमारे दोनों आंसर आ रहे हैं। अब आगे देखिए जरा, अब यहां से हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमें अब आंसर लिखना है। देखिए कितना है, देखिए तो यहां से देखो लेफ्ट साइड, ये आपकी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में बन चुकी है, 2x2 की, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है। और ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड में, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, केवल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वो क्या है, 2x2 का है। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वही हमारी मैट्रिक्स की क्या होती है, रैंक होती है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक आपसे पूछी थी, तो मैट्रिक्स की रैंक तो आ गई 2। उसके बाद आपसे P और Q पूछा था, तो देखो ये रहा P और ये रहा Q, ये P और ये Q, क्योंकि P एक Q की फॉर्म बन गई है। तो यहां से मैं P लिखूंगा, P की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए P की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 1 0 0 -2 1 0 -1 -1 और +1, ये तो हो गया P। और Q, देखो Q हमारे पास है 1 0 -3 और 2, 1 0 -3 2, 0 1 5 -7 और 0 0 1 0 एंड 0 1 5 और -6, दिस इज द Q। तो हमारे पास P भी आ चुका, Q भी आ चुका है ना। तो यही हमारे क्या है, इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है। अब यहां पर जो मेरे आंसर आ रहे हैं, बुक के आंसर आएंगे वो अलग अलग होंगे। आपके जो आंसर आएंगे, अगर आप मेरे ही जैसे ऑपरेशन लगाते हैं तो आपका आंसर यही आएगा, अलग ऑपरेशन लगाते हैं तो आपका आंसर अलग आएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम आएगी कि कैसे क्रॉस चेक करें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो देखो तरीका ये है क्रॉस चेक करने का, कि यहां पर ये P है, यहां पर A की वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखी है ये, और आपको क्या करना है, पहले P का मल्टीप्लाई करो A के साथ, और वो जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ। इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर आपका ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स आ रही है तो इसका मतलब आपका P और Q क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। तो मैं अपने आंसर को क्रॉस चेक करके देख चुका हूं। मेरा जो आंसर है, अगर मैं यहां पर PAQ को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर यहां पर यही आता है। इसका मतलब ये P और Q की जो वैल्यू है एकदम करेक्ट है। मैं इनको क्रॉस चेक कर चुका हूं। बाकी आप अगर मेरे से अलग ऑपरेशन आप लगाते हैं और लगा सकते हैं, आपको जो आपका मन करे वो ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, बस करेक्ट होना चाहिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्रॉस चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर दो क्वेश्चन आपके लिए डीपीपी में है। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरा जो प्रोसीजर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, यहां पर मैंने P और Q के आंसर लिख जरूर दिए हैं, लेकिन आपका आंसर इनसे मैच करेगा इसके चांसेस बहुत कम है। आंसर वेरी कर सकता है। आपको क्रॉस चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। अब देखिए ये जो टॉपिक है एक्चुअली PQ फॉर्म वाला, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन रेगुलर नहीं आता है।
कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और अगर इसके चॉइस में दूसरा वाला क्वेश्चन आपको आता है, बिल्कुल आता होगा, अगर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपको चॉइस वाले आंसर भी, क्वेश्चंस भी क्या होंगे, आ रहे होंगे। और अगर आपको इसके चॉइस वाला दूसरा क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप इसके चॉइस वाला क्वेश्चन ही करना, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा, अगर चॉइस वाला आंसर नहीं आता तब तो आप, इस क्वेश्चन नहीं आता तब तो आप इसको करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर इसके चॉइस वाला क्वेश्चन आपको आता है तो आप कोशिश करिएगा इसको स्किप करने की, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, थोड़ा सा टाइम इनमें ज्यादा लगता है। दूसरी चीज, आंसर भी वेरी कर जाते हैं, तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करने में भी आपका समय खराब होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसी को करें, और अगर नहीं आता है तब तो इसको करना ही है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। हमारा रैंक वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। रैंक को कैलकुलेट करने के मैंने आपको 4 मेथड पढ़ाए हैं, ठीक है ना। रैंक बाय डिटरमिनेंट मेथड, रैंक बाय इक्विलिब्रियम फॉर्म मेथड, रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड, और फिर नॉर्मल फॉर्म मेथड में ही पीएक्यू फॉर्म मेथड। क्लियर है? तो यहां तक अब हमारा रैंक वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।